एक गांव में सीताराम नाम का एक किसान हुआ करता था। उसके 2 बेटे थे, जतिन, अमन। जतिन बहुत होशियार था, लालची भी। अमन बहुत भोला था, वो अनपढ़ था, कोई कुछ भी कहता वो मान लेता था। वो भुक्कड़ होने के कारण मोटा भी था। सीताराम हमेशा अमन के बारे में ही चिंता करता था। एक दिन सीताराम जतिन को बुलाकर, देखो जतिन, मैं ज्यादा तो जी नहीं पाऊंगा। तेरा भाई बहुत भोला है। मेरे जायदाद में अपने साथ साथ उसे भी आधा हिस्सा देना। वैसे ही हमारा संपत्ति का विल लिखा, उसे ध्यान से देखना बेटा। कुछ दिनों बाद सीताराम गुजर गया। जायदाद को बांटने का समय आ गया। जैसे पिताजी ने कहा वैसे ही हमें जायदाद बांटना होगा। विल के प्रकार उनकी हर चीज पर हमारा बराबर का हक है, इसीलिए जो तुम्हारे पास है वो भी हम दोनों का आधा आधा होगा। तुम हमेशा मेरा ही भला चाहोगे ना भैया? पिताजी के बाद मेरा आपके अलावा कौन है बताओ? ठीक है, फिर पहले हम उनका जमाए पैसे बांटते हैं। जैसा आप कहो वैसे ही करेंगे भैया। जतिन विल का कागज उसके सामने रखकर, देखो भाई, पापा के कुल मिलाकर जमा हुए पैसे 4 लाख हैं। एक एक को 2-2 लाख मिलेंगे। फिर देखो भाई, अब जो तुम्हारे पास 2 लाख हैं, उसमें से 2 लाख रुपए तुम्हें मुझे देना होगा। अमन फिर उसे 1 लाख दिया। अमन जतिन का किया गया ये धोखा समझ नहीं पाया। उसके प्रकार जतिन 3 लाख ले लिया। अमन के पास 1 लाख ही बचा था। अब पिताजी के भैंस बांट लेते हैं। सीताराम के पास 3 भैंस थे। हम 3 भैंस को कैसे बांटेंगे? एक भैंस को आधा कर देते हैं। आगे वाला हिस्सा तुम ले लो, पीछे वाला हिस्सा मैं ले लूंगा। रे, ऐसे करने से तो भैंस मर जाएंगे। एक काम करो, तुम्हारे पास जो पैसे हैं ना, उससे तुम एक भैंस खरीद लो, फिर वो 4 हो जाएंगे। तब हम उसे बराबर बांट सकते हैं। वाह, क्या आइडिया दिया भाई, सुपर। कहकर अपने पास मौजूद 1 लाख रुपए से तुरंत एक भैंस खरीदा। दोनों को फिर 2 भैंस मिले। हाँ, अब जो तुम्हारे पास भैंस है उसमें आधा, यानी एक भैंस मेरा। इस तरह जतिन 3 भैंस ले लिया। अमन अब भी धोखे का अंदाजा नहीं लगा पाया। इस बार ट्रैक्टर का भाग करने का समय आ गया। जतिन अमन से, ट्रैक्टर का आगे वाला भाग मैं ले लूंगा, पीछे वाला भाग तुम ले लो। आगे वाला भाग बहुत छोटा है, लेकिन तुम्हारे भलाई के लिए बड़ा वाला हिस्सा तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम हमेशा मेरा ही भला चाहते हो ना भैया? तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? 4 एकड़ के खेत में जतिन 3 एकड़ का खेत लेकर 1 एकड़ अमन को दे दिया। जतिन के लिए गए अपने हिस्से के खेत में पानी का सरफरा हुआ करता था। साल में 3 बार फसल उगता था। अमन के 1 एकड़ जमीन बंजर भूमि थी, वहाँ बिल्कुल पानी का सरफरा होता ही नहीं था। एक और मुख्य बात बताना भूल गया भाई, तुम किसी साल अगर फसल नहीं उगा पाए तो उस साल मैं तुम्हारा जमीन ले लूंगा, समझे? तुम कितने अच्छे हो भैया, मेरा आलसीपन हटाने के लिए ही ना तुम ऐसे शर्त लगाए। बहुत बहुत थैंक्स भैया। इतने सफाई से अपने भाई को धोखा दे सका, इसलिए जतिन बहुत खुश हुआ। अमन शर्त के प्रकार फसल उगाने के लिए अपने एकड़ जमीन के पास गया। ट्रैक्टर के पीछे वाले भाग से खेती कैसे करे वो समझ नहीं पाया। इतने में सीताराम का दोस्त एक आदमी वहाँ आया। रे, तेरा भाई तेरे साथ बहुत धोखा दिया। तुम्हारे हिस्से की जमीन के लिए पानी नहीं है, और वैसे इंजन के बिना ट्रैक्टर का क्या फायदा? मेरा भाई मुझे कभी धोखा नहीं देगा, वो बहुत अच्छा है। मेरा आलसीपन हटाने के लिए, मैं खेती के नए तरीके सीखने के लिए ही मेरा भाई जायदाद ऐसे बांटा है। आप देखते जाइए, मेरा भाई की महानता धीरे धीरे आपको पता चलेगी। वो दुखी होकर वहाँ से चले गया। अमन उस ट्रैक्टर के पीछे वाले हिस्से को साइकिल से जोड़ दिया। इस तरह साइकिल ट्रैक्टर तैयार हुआ। अमन उस साइकिल ट्रैक्टर से खेती करने लगा। बहुत मेहनत से पूरा खेत पर हल चलाया। जब थोड़ा बचा हुआ था तब ट्रैक्टर को कुछ लगा और वो रुक गई। बहुत जोर से साइकिल चलाने पर भी वो ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ी। अमन साइकिल से नीचे उतरकर जहाँ ट्रैक्टर रुकी हुई थी वहाँ खोदना शुरू किया। थोड़ा खोदने के बाद वहाँ 2 बड़े घड़े दिखाई दिए। उसके ऊपर का कपड़ा वो हटा दिया। उसमें सोने के सिक्के, हीरे, जेवर सब थे। वो देखकर वो दंग रह गया था। अमन तुरंत उन सबको बेच दिया। जल्दी अच्छा घर बनवाया, बहुत खेत खरीदे। जतिन को कुछ समझ नहीं आया।
एक दिन जतिन अमन के पास आकर ये सब कैसे किया भाई, ये सब कैसे मिले? ये सब आपकी ही वजह से हो पाया भैया। आपकी अच्छाई को बिना जाने सारे गांव वाले आपको भला बुरा कहने लगे। गांव के सामने आपके नाम के ऊपर लगा हुआ कलंक निकाल दूंगा, देखो। जतिन को कुछ समझ नहीं आया और वो वहाँ से चला गया। अगले दिन अमन अपने भाई जतिन का सम्मान कार्यक्रम का इंतजाम किया और सबको बुलाया। जतिन को फूलों की माला और शॉल पहनाकर नमस्कार किया। देखिए, आप सबको जो मेरे भाई के बारे में गलत फहमी है वो दूर करने के लिए ही मैंने ये सम्मान कार्यक्रम का इंतजाम किया। आप सब जैसे सोचे, मेरा भाई मुझे धोखा नहीं दिया। कहकर उनके पैसों का बंटवारे के बारे में, भैंस के बंटवारे के बारे में, ट्रैक्टर के बंटवारे के बारे में सब बताया। सब वो सुनकर उसके भोलेपन के लिए उस पर तरस खाने लगे। जतिन अपनी इज्जत खो देने के कारण अपना सर झुकाकर बैठा था। आखिर में खेत का बंटवारा मुझे बिना ज्यादा कष्ट दिए निधि वाले हिस्सा मेरा भाई मुझे दे दिया। हमारे समझौता के हिसाब से उसमें आधा मेरे भाई का ही है। मुझे 2 घड़े मिले, एक घड़ा मैंने इस्तेमाल कर लिया, दूसरा घड़ा आप सबके सामने मैं अपने भाई को दे रहा हूँ। कहकर वो घड़ा जतिन को दिया। गांव वाले अमन को अपना भाई भले ही अन्याय किया हो, लेकिन वो भगवान ने उसके साथ न्याय किया है ऐसे सोच लिए। जतिन घर जाकर बहुत आस से उस घड़े पर जो कपड़ा था उसे निकालकर देखा। उसमें सोने के बदले कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू थे। वे सब बाहर आए। वो देखकर जतिन सर चकराकर नीचे गिर गया। तेजपुर नाम का गांव समुद्र के किनारे हुआ करता था। गांव के सारे लोग मछली पकड़ना, चप्पल सिलना, मटके बनाना, ऐसे सारे काम करते हुए जितना है उसमें खुशी मनाकर आराम से जीते थे। तब तेजपुर गांव में अचानक एक खतरा आ पड़ा। एक भारी शरीर वाला राक्षस समुद्र से चलकर गांव में आ गया। उस राक्षस को देखकर गांव वाले डर कर भागने लगे। वो राक्षस जोर से, रुकिए, सब यहाँ आइए। सब डरकर उसके पास आए। वो राक्षस उनसे, मैं आज से समुद्र के एक द्वीप में रहने वाला हूँ। तुम लोगों को गांव से हर दिन मेरे लिए खाना भेजना होगा। नाव भर के खाने में चावल, 4 बकरियाँ, 20 मुर्गी और 1 इंसान मुझे चाहिए। किसी दिन मुझे खाना नहीं मिला तो वही दिन मैं गांव में आकर एक भी आदमी को बिना छोड़े सबको खा जाऊंगा, ध्यान रहे। कहकर वहाँ से चला गया। राक्षस जाने के बाद तेजपुर गांव वाले सब इकट्ठा हुए। उस गांव का बड़ा सबकी तरफ देखते हुए, हमारे गांव में ऐसी परिस्थिति आ पड़ना बहुत दुख की बात है। सब उस राक्षस ने क्या कहा सुना है ना, अब क्या करे बताइए। सब अपने में बात करने लगे। किसी को क्या करे कुछ नहीं सूझा। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, हम अब क्या कर सकते हैं, हम सब ने उस राक्षस को देखा है ना, जैसे उसने बोला है हर दिन नाव भरकर खाना भेजेंगे। गांव वालों से सारे नाम लिखकर चिट्ठियां बनाएंगे। चिट्ठी में जिसका भी नाम आए उसके घर से एक इंसान को नाव में आहार लेकर जाना होगा। सब इसके लिए राजी हो गए। अगले दिन सुबह एक नाव में जैसे राक्षस ने आदेश दिया वैसा खाना तैयार किए। चिट्ठी में मछुआ नरेश का नाम आया। नरेश नाव में चढ़ रहा था तो उसकी पत्नी और बच्चा उसे पकड़कर खूब रोए। आप लोग ध्यान से रहना, कहकर नरेश नाव में बैठकर चले गया। वो राक्षस के मौजूद द्वीप की तरफ गया। नरेश फिर डरते हुए वहाँ मौजूद राक्षस को नमस्कार किया। इतने देर से आए हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे नर का मांस बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मेरे बंदी बनकर मैं जो काम बोल रहा हूँ उसे करना होगा। यूं नरेश से कुछ कहा। राक्षस फिर गांव वालों के भेजे खाने को खा लिया। कुछ दिन बीत गए। तेजपुर से राक्षस के लिए हर दिन कोई न कोई नाव में खाना लेकर जा रहे थे। इस तरह तेजपुर में मौजूद सारे नाव खत्म हो गए। इस बार चिट्ठी में मेस्त्री गोपाल का नाम आया। गोपाल के घर में सब रोने लगे। गोपाल का एक लौता बेटा था किट्टू, बहुत होशियार था। शहर में अपने मामा के घर में रहकर पढ़ाई किया करता था। तेजपुर में आए ये आपत्ति के बारे में जानकर अपने घर लौट आया। गोपाल अपनी पत्नी से, मेरी तो एक और समस्या भी है। इस गांव से उस राक्षस के लिए खाना लेकर जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। इसकी वजह से इस गांव के सारे नाव खत्म हो गए। अब आहार लेकर नहीं गए तो वो राक्षस गांव में सबको खा जाएगा। क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूं। पिताजी, मुझे एक आइडिया मिला है। पिताजी, आप ईंट सीमेंट से कोई भी वस्तु बना सकते हैं ना, तो ईंट से एक नाव को बनाइए। उस राक्षस को तो मैं देख लूंगा। तुम?
हाँ पिताजी, कल आपके साथ मैं भी आऊंगा। किट्टू, तुम्हारा वहाँ जाने के लिए मैं कभी राजी नहीं होंगी बेटा। आप फिक्र मत कीजिए, जैसे मैं कहता हूँ सब वैसे कीजिए, मुझ पर यकीन कीजिए ना। गोपाल फिर ईंट से नाव बनाया। अगले दिन राक्षस का खाना नाव में भर दिए। गोपाल के साथ किट्टू भी नाव में बैठा। दोनों मिलकर यूं राक्षस की द्वीप की ओर गए। राक्षस किट्टू को देखकर, ओहो, आज तो क्या किस्मत है, एक और इंसान आ गया, मेरा काम और जल्दी पूरा होगा। किट्टू राक्षस से, आपके लिए मेरी माँ से मैंने ये खीर खास बनवाया है। आज मेरा जन्मदिन है अंकल, कहकर एक बड़े से बर्तन में भरकर खीर दिया। राक्षस वो बर्तन का खीर पी गया। नाव में सारा खाना खा गया। क्या अब तक यही क्यों खड़े हो? जल्दी उस पहाड़ की ओर जाओ, वहाँ तुम्हारे लोग होंगे, तुम्हें क्या करना है वे बताएंगे। कहते ही वो अपना सर पकड़कर नीचे गिर पड़ा। गोपाल किट्टू भागते हुए उस पहाड़ की तरफ गए। वहाँ देखा तो जो भी लोग उस राक्षस के लिए खाना लेकर गए थे वे सब पहाड़ को खोदते हुए सोने का ढेर बनाते हुए दिखाई दिए। जल्दी आइए, हमें यहाँ से निकलना होगा। बाप रे, लेकिन वो राक्षस बेहोश है, हमें कुछ नहीं कर सकता, चलिए। उस गुफा में सब तब तक ढेर बना हुआ सोना लेकर समुद्र की ओर आ गए। गोपाल किट्टू अपने लाए ब्रिक बोट में वो सोना चढ़ाए। वे सब वहां मौजूद बाकी नाव में तेजी से निकल पड़े। आखिरकार अपने गांव आ पहुंचे। लौटकर आए अपने लोगों को देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। गांव का बड़ा किट्टू से, बहुत बड़ा साहस किया बेटा तुमने, राक्षस को कैसे बेवकूफ बनाया? शहर में मेरे मामा जी बड़े केमिस्ट्री लेक्चरर हैं। हमारी समस्या के बारे में जानते ही उन्होंने एक दवाई बनाकर मुझे दिया। वो दवाई में खीर में मिलाकर राक्षस को पिला दिया। वो बेहोश होकर गिर गया और हम सब वापस लौट आए, बस। होश आने के बाद वो फिर से गांव की तरफ आएगा, तब हम क्या करेंगे? उसका डर हमें नहीं है। उस दवाई के कारण वो राक्षस कभी हमारा खाना नहीं खा पाएगा। ऊपर से इंसान का मांस भी नहीं खाता है वो, इसीलिए वो जहाँ से आया वहीं चले जाएगा। सब किट्टू की होशियारी से बहुत खुश हुए। उसके लाए ब्रिक बोर्ड पर सारा सोना बराबरी से बांट लिए। सब बहुत अमीर बन गए।